उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेज का आज वजीर आजम करेंगे इफ्तिताह। वाराणसी से वजीर आजम करेंगे आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का इफ्तिताह। सेहत खदमात के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का यह एक बड़ा मंसूबा। वाराणसी के लिए 5200 करोड़ रुपए के मंसूबों का भी होगा इफ्तिताह। जम्मू में आईआईटी के नए कैंपस का वजीर दाखिला ने किया इफ्तिताह। उधमपुर मेडिकल कॉलेज का रखे संगे बुनियाद। जम्मू कश्मीर की तरक्की में खलल डालने वालों को दी वार्निंग। आवाम को कराई यकीन दहानी, कोई नहीं रोक सकता है यहां तरक्की। फौजी कमांडरों की दूसरी कॉन्फ्रेंस आज से नई दिल्ली में शुरू। वजीर दिफा राजनाथ सिंह करेंगे फौजी कमांडरों से खिताब। भारतीय फौजी क़यादत मौजूदा और मुस्तकबिल के सिक्योरिटी और इंतजामी पहलुओं पर करेगा गौर खौज। 67वें कौमी फिल्मी इनामात तकरीब आज। मशहूर फिल्म अदाकार रजनीकांत को 51वां दादा साहब फाल्के इनाम। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू फिल्मी हस्तियों को देंगे इनामात। मुख्तसर खामोशी के बाद दुनिया के कई ममालिक में फिर पैर पसार रहा है कोरोना। रूस, बरतानिया, चीन और मशरक़ी यूरोप के कई ममालिक में कोरोना से होने वाली अमवात में इजाफा। और टी20 आलमी कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से दी शिकस्त। 152 रन का निशाना पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट खोए 13 गेंद बाकी रहते किया हासिल। अब भारत का अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में सेहत और तिब्बी तालीम की तारीख में एक नया और सुनहरा बाब शामिल होने जा रहा है। वजीर आजम मोदी आज अपने दौरे यूपी के दौरान सिद्धार्थनगर समेत यूपी के 9 अजला में नए मेडिकल कॉलेजों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। इसके साथ ही वजीर आजम मोदी वाराणसी में वजीर आजम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत स्कीम का आगाज करेंगे। वो 5200 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। तफसील इस रिपोर्ट में जानते हैं। ये तस्वीरें यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में बने पंडित माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज की नई इमारत की है। ये इमारत गवाह बन रही है कि उत्तर प्रदेश तेजी से हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, उस समत में आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी के दौरे के दौरान सिद्धार्थनगर समेत यूपी के कुल 9 अजला को नए मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने जा रही है। नए मेडिकल कॉलेज के तोहफे से सिद्धार्थनगर के अवाम को बड़ी राहत मिली है। इससे हम लोगों को काफ़ी फायदा और गरीब जनता के लिए तो बहुत विशेष फायदा है। बच्चे हैं, बच्चन का देखभाल करी है, सब फायदा हुई। दौरा हम लोग जावा जाए वहाँ पर। अब दिक्कत यही होती थी, जैसे यहाँ पर पेशेंट आते थे हम लोग, तो उनको ज़्यादा कुछ होता तो रेफर करते थे यहाँ से तो उसको गोरखपुर लेके जाना पड़ता था। हाँ, अभी हमारा व्यवस्था यहीं पर हो जाएगा। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में ही 100 नई MBBS सीट पर तलबा को दाखिला मिल सकेगा। यहाँ के जिला अस्पताल को आला मयार का बनाया गया है। मेडिकल की पढ़ाई के लिए तमाम जरूरी सहूलतें मौजूद हैं। जो हमारे नए MBBS के स्टूडेंट आते हैं उनको जो क्लिनिकल स्किल होते हैं, जो आगे जो उनको एडवांस जब वो 4th ईयर या 3rd ईयर में जाते हैं और वो पेशेंट पे वर्क करते हैं, तो उससे पहले उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो इन डमीज़ पे, इन पुतलों पे सीखें और उस चीज़ को अच्छी तरीके से सीख करके और 3rd ईयर 4th ईयर में जब जाएं तो वो बहुत अच्छे से उसको करें। गुज़िश्ता बरसों में यूपी के पूर्वांचल में सेहत खिदमात की तरक्की के लिए काफी काम हुआ है। अब सिद्धार्थनगर समेत एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, फतेहपुर और जौनपुर में कुल 2329 करोड़ रुपए की लागत से 9 मेडिकल कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं।
इससे यूपी में कुल 900 MBBS सीट बढ़ गई है, जिन पर 2021-22 के सेशन से ही दाखिला शुरू हो रहा है। दिमागी बुखार जैसी बीमारियां पूर्वांचल में अब बीते दिनों की बात हो चली हैं। पिछले वर्षों में यहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का खूब विकास हुआ है। वहीं वजीर आजम सिद्धार्थ नगर के बाद अपने पार्लिमानी इलाके वाराणसी का दौरा भी करेंगे। वहां वजीर आजम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का इफ्तिताह करेंगे। साथ ही वाराणसी के लिए 5,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का भी इफ्तिताह करेंगे। यातायात से जुड़े रिंग रोड, गोरखपुर एक्सप्रेसवे तो हैं ही, साथ ही शिक्षा और संस्कृति की नगरी में BHU हॉस्टल शिक्षा से जुड़े हुए और गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल संस्कृति से जुड़े हुए, इसका भी उपहार मिलेगा काशीवासियों को। वजीर आजम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मंसूबे के तहत पूरे मुल्क में सेहत देखभाल के ढांचे को मजबूत किया जाएगा। ये मंसूबा कौमी स्वास्थ्य मिशन के अलावा होगी। मंसूबे का मकसद शहरी और देही दोनों इलाकों में खुसूसी तिब्बी खिदमात और इब्तदाई देखभाल से मुताल्लिक सेहत की बुनियादी ढांचे में मौजूद कमियों को दूर करना है। ये मंसूबा खुसूसी तौर से निशानजद 10 रियासतों के 17,788 देही सेहत और फलाह बहबूद के मराकिज़ को मदद फराहम करेगा। इसके अलावा सभी रियासतों में 11,024 शहरी सेहत और फलाह बहबूद के मराकिज़ कायम किए जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले मुल्क के सभी जिलों में खुसूसी क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के जरिए से सेहत खिदमात दस्तयाब होंगी, जबकि बकिया अजला में रेफरल सेवाओं के जरिए से कवर किया जाएगा। मुल्क भर में तजुर्बागाहों के नेटवर्क के जरिए से लोगों को अवामी सेहत देखभाल निजाम में क्लिनिकल खिदमात की एक पूरी सीरीज मिलेगी। सभी जिलों में मुत्तहदा अवामी सेहत तजुर्बागाहें भी कायम की जाएंगी। वजीर आजम का उत्तर प्रदेश दौरा सेहत के शोबे में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काफी अहम है। मेडिकल कॉलेज बनने से एक तरफ जहां नौजवानों को ज्यादा मौके मिलेंगे, तो वहीं अवाम को इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना के तहत पूरे मुल्क में सेहत देखभाल की बुनियादी ढांचे की तरक्की अवामी सेहत खिदमात की समत में एक और बड़ा कदम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। सिद्धार्थनगर में PM के 9 मेडिकल कॉलेजों के इफ्तिताह पर बात करते हैं वहां मौजूद अपने नामानिगार विशाल बैरिस्टो से। और विशाल, आज वजीर आजम सिद्धार्थनगर में 9 अजला में नए मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह करने के लिए जा रहे हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि सेहत और तिब्बी तालीम के शोबे के हिसाब से एक सुनहरा बाब खुलने के लिए जा रहा है। तो कितना फ़ायदेमंद होगा वहाँ के लोगों के लिए, और आसपास के इलाकों की बात करें तो जाहिर है उनको भी इससे फ़ायदा पहुँचेगा। जी रेशमा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सबसे पहले मैं आपका सिद्धार्थनगर में इस्तेमाल करता हूँ वर्चुअली, और मैं आपको ये बता दूं कि जो गुलदस्ता आज वजीर आजम पेश करने जा रहे हैं उसका मकसद एक ही है। एक तो रोजगार के नए मौके मुहैया कराए जाएंगे, उसके अलावा जो सेहत का मुद्दा है जो बहुत हावी रहा है, क्योंकि ये पूर्वांचल जो है वो पिछले कई सालों से बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है, और एंसेफेलाइटिस एक जो बीमारी है उससे बहुत से बच्चे खासतौर से उससे बीमार होते थे, मर भी जाते थे। लेकिन अब जो प्राइम मिनिस्टर का एक विजन है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपके लिए नए डॉक्टर्स पैदा होंगे, नए डॉक्टर्स बाहर निकलेंगे और उनको भी रोजगार मिलेगा। इसके साथ साथ आप जब फ्रेश डॉक्टर्स निकल के जाएंगे तो लोकल एरिया जो है वहाँ के हॉस्पिटल को अपग्रेड किया जाएगा। वहाँ के हॉस्पिटल में आपको नए ट्रेन डॉक्टर्स मिलेंगे। जैसे सिद्धार्थनगर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 100 MBBS की सीटें मुहैया कराई जाएंगी। 100 MBBS की सीट्स का मतलब ये है कि अंडर ग्रेजुएट जो कोर्स होगा उसके अंदर आपको 100 स्टूडेंट्स मिलेंगे, और इतना ही नहीं, इनको पढ़ाने के लिए 50 सीनियर डॉक्टर्स यानी कि 50 टीचर्स भी उनको मुहैया कराए जाएंगे। तो ना सिर्फ आपकी सेहत सुधरेगी बल्कि आपको रोजगार के नए नए मौके भी मिलेंगे।
बिल्कुल विशाल, आपने बहुत अच्छी बात ये बताई कि इस इलाके के जो लोग थे वो इस इलाके से निकलकर बाहर जाते थे, चाहे मेडिकल की बात करें या फिर एजुकेशन की बात करें, लेकिन अब आने वाले वक्त में ऐसा नहीं देखा जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि मरकज़ी हुकूमत हमेशा से कोशिश करती रही है कि इस तरह के जो इलाके हैं वहाँ तरक्की की जा सके, और उसी के तनाजुर में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये मेडिकल कॉलेजेस भी इसकी एक तस्वीर है। देखिए, किसी भी इलाके की अगर आप तरक्की की मिसाल देना चाहेंगे तो सबसे पहले सेहत और कनेक्टिविटी का ख्याल रखा गया है। अभी कुछ दिनों पहले मैं आया था, कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, जिससे बुद्धिस्ट सर्किट यहाँ पर सिद्धार्थनगर के पास एक कपिल वस्तु और कुछ दूर पे नेपाल में लुम्बिनी, बोध गया, वाराणसी के पास सारनाथ, ये पूरा इलाका जो है कनेक्टिविटी के तहत उसको जोड़ दिया गया है, एक माला से पिरो दी गई है। इसके अलावा सेहत और आपकी एजुकेशन, इन सब चीजों को अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, अगर वो डेवलप्ड है तो वो इलाका तरक्कीमंद माना जाएगा। और यही वजह है कि जो वजीर आजम है उन्होंने खास ध्यान दिया है इस इलाके के ऊपर, जो कि सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा स्टेट इसलिए हम कह सकते हैं, एरिया वाइज नहीं, एरिया वाइज तो राजस्थान है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से इतने ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, जितने लोग हैं खास तौर से वहां पर एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, कनेक्टिविटी एक दूसरा चैलेंज है। तो इन सब चीजों का ख्याल रखा गया है। तो ये जो मेडिकल कॉलेजेस आ रहे हैं 9 यहाँ से बटन दबाकर, वो सिद्धार्थनगर के अलावा 9 और 8 और जगह, यानी कि 9 जगह पर वर्चुअल उसका इनॉग्रेशन कर देंगे। मेडिकल कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और इसके साथ साथ हेल्थ और मेडिकल की जो फैसिलिटीज है वो भी अपग्रेड होंगी। कनेक्टिविटी का पहले से ख्याल रखा गया है। बिल्कुल विशाली कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, खासतौर से जो सिद्धार्थ नगर के लोग हैं और इसके आसपास के जितने भी लोग हैं, उनके लिए आज का दिन एक काफ़ी बड़ा दिन है, उनके लिए एक बड़ा तोहफा मिलने के लिए जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको यहाँ ये बता दें कि वज़ीर आज़म आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत स्कीम का भी आगाज़ करने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्हें वाराणसी जाएंगे वो सिद्धार्थ नगर के बाद। और इस बारे में पार्लिमानी हल्के वाराणसी को जो तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात देने जा रहे हैं आज वज़ीर आज़म, इस बारे में बात करते हैं अपनी नामा निगार मेघना से। तो मेघना, आज सिद्धार्थनगर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वहां पहुंचकर क्या क्या प्रोग्राम्स उनके रहेंगे और किस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं उनका वो इफ्तिताह करेंगे? मेघना, अब तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? जी रेशमा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वाराणसी दौरे पर यहाँ से प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना को 1 फरवरी 2021 को बजट में अनाउंस किया गया था। तकरीबन आउटले जो रहेगा 64,000 रुपये अगले 6 सालों में, ओवर 6 इयर्स इसका आउटले दिया गया है 64,000 करोड़ रुपए का। और देखिए, अगर इस योजना की खासकर बात करें तो क्रिटिकल केयर के लिए बहुत अहम योजना है, और जो भी गैप्स हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको भरने के लिए बहुत ही अहम योजना है। और खासकर देखा जाए जब कोविड इसकी लड़ाई के बीच जो भी हमने लेसन्स लर्न किए हैं या जो एक्सरसाइजेज हुए हैं, उन सभी को नज़र रखते हुए कई ऐसी चीज़ों का समावेश इस योजना में किया गया है, जिसमें पहला है कि ज़्यादा से ज़्यादा PHUs हो, जो PHUs बनाए गए, हेल्थ वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएं, और जो एग्जिस्टिंग PHUs हैं या हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। उसके साथ ही अहम बात यह है कि इंटीग्रेटेड लैब्स बनाए जाएं। डायग्नोसिस सबसे ज़्यादा एक अहम बात होती है जब भी हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, डायग्नोसिस एक बहुत अहम चीज़ है। उसके साथ ही IT एनेबल्ड सर्वेलेंस सिस्टम को डेवलप करने की बात की गई है। तो जब हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं डेटाबेस के लिए, खासकर जब रीजनल आउटब्रेक्स होते हैं या लोकल आउटब्रेक्स होते हैं, ना केवल पैंडेमिक और एपिडेमिक के टाइम पे बल्कि रीजनल आउटब्रेक्स जब डिजीजेस के होते हैं, तो ये सर्वेलेंस बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। उसके साथ ही PHUs को स्ट्रेंथन करना, नए PHUs की शुरुआत, उसके साथ ही जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी ट्रेनिंग को भी इसमें ध्यान में रखा गया है।
उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और भी अन्य क्षेत्र हैं, जैसे कि नए इंस्टीट्यूट्स का आना, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल का आना, वायरोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजीज भी शुरू की जाएंगी। उसके साथ बायोसेफ्टी लैब लेवल 3 की भी शुरुआत होगी, जिसमें कि एयर में जो भी पैथोजेंस है, टॉक्सिन्स हैं, उसको डिटेक्ट करें, जो कि लीदल टॉक्सिन्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए ये लैब खास होती है। तो ऐसे रिसर्च को भी बढ़ावा दिया गया है। तो अगर पूरे तरीके से देखें तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में ना केवल इमारती ढांचा, ना केवल इमारतों को, बल्कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में रिसर्च, सर्वेलेंस, उसके साथ ही अफोर्डेबल हेल्थ केयर और नज़दीक, आपके नज़दीक सबसे अच्छा हेल्थ केयर फैसिलिटी हो, क्रिटिकल केयर, जो भी ज़िले हैं 5 लाख से अधिक जिनकी आबादी है उन जिलों में क्रिटिकल केयर यूनिट, तो बहुत ही अहम जो योजना है उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उसकी शुरुआत करने वाले हैं। बिल्कुल मेघना, ये कहा जा सकता है कि आज का जो दिन है वो सेहत के हिसाब से है, और ख़ास तौर से अगर हम सिद्धार्थ नगर और उसके 9 अजला की बात करें या फिर वाराणसी की बात करें तो सेहत और तालीम के लिए आज का दिन काफ़ी अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के जी देखिए रेशमा, बहुत ही अहम। और फिलहाल अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू आज 67वें कौमी फिल्म अवार्ड तकसीम करेंगे। प्रियदर्शन की हिदायतकारी में बनाई गई मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिका डालनते सिंघम को बेहतरीन फीचर फिल्म अवार्ड दिया जाएगा। संजय पूरन सिंह चौहान को हिंदी फिल्म 72 हूर के लिए बेहतरीन हिदायतकारी का अवार्ड दिया जाएगा। बेहतरीन अदाकार का अवार्ड हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनोज वाजपेयी और फिल्म आसुरन के लिए तमिल अदाकार धनुष को दिया जाएगा। कंगना रानौत को बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड, मिनी कर्णिका को क्वीन ऑफ झांसी और पंगा के लिए दिया जाएगा। तमिल फिल्म सुपर डिलक्स विजया सेतु के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकार और पल्लवी जोशी को हिंदी फिल्म ताशकंद फाइल्स के लिए बेहतरीन मुआविन अदाकारा का अवार्ड दिया जाएगा। और रूस में कोरोना इन्फेक्शन ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। इतवार को कोरोना से 1072 अमवात दर्ज की गई हैं। हुक्काम ने मुल्क भर में दफ्तरों को बंद करने की तैयारी की और मॉस्को में लॉकडाउन भी लगा दिया। कुल 35,660 नए मामले सामने आए, जिनमें से 5,279 रूसी दारुल हुकूमत में हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने रवां हफ्ते में नवंबर के पहले हफ्ते में मुल्क भर में दफातर को बंद करने की मंजूरी दे दी। दारुल हुकूमत मॉस्को में 28 अक्टूबर से जुज़वी लॉकडाउन दोबारा नाफिज किया जाएगा, जिसमें सिर्फ ज़रूरी दुकानों जैसे फार्मेसी और सुपरमार्केट को खोले रखने की इजाज़त होगी। जर्मनी में भी कल एक बार फिर कोरोना इन्फेक्शन की शरह में इजाफा हुआ। फी 1 लाख आबादी पर 100 अफराद मुतासिर हुए। ये तादाद मंगल से जुमे तक 75.1 से 95.1 तक बढ़ गई। इस आददोशुमार को अब भी एक मयार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था, ताकि ये अंदाज़ा लगाया जा सके कि आया लॉकडाउन बढ़े हुए इन्फेक्शन को कम कर सकता है। दरियासना गुज़िश्ता 7 दिनों में अस्पतालों में दाखिल कोरोना से मुतासिरा मरीजों की तादाद में कमी आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मैट्रिक को अब हुकूमत की जानिब से पाबंदियों को दोबारा सख्त करने के लिए सबसे अहम इशारा समझा जाता है। और बरतानिया में भी कोरोना इन्फेक्शन की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की जानिब से लॉकडाउन के इम्कान को मुस्तरद करने के एक दिन बाद बरतानिया में जुलाई के बाद से गुज़िश्ता हफ्ते में कोविड के सबसे ज़्यादा नए मामले दर्ज किए गए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इमरजेंसी का महकमा पहले ही कोरोना से निपटने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। गुज़िश्ता 7 दिनों में बरतानिया में तकरीबन 3,33,465 अफराद कोविड पॉजिटिव हुए। इतवार को बरतानिया में नए मामलात 39,962 हो गए। अब तक कुल अमवात बढ़कर 1,39,533 हो गई हैं, जो रूस के बाद यूरोप में दूसरी सबसे बड़ी तादाद है। और युगांडा की दारुल हुकूमत कंपाला के नवा में वाक़ एक मशहूर रेस्तरां में होने वाले एक मोहलिक बम धमाके में कम अज़ कम 1 शख्स हलाक और 7 दीगर जख्मी हो गए। युगांडा के सदर युवेरी मौसीनी ने इसे दहशतगर्दी का कार्रवाई करार देते हुए कहा कि तमाम शवाहिद इसे दहशतगर्दी की कार्रवाई के तौर पर जाहिर करते हैं। हफ्ते की रात डिकेंडा पोर्क जॉइंट में होने वाले धमाके में एक 20 साला वेट्रेस हलाक हो गई थी, जबकि जख्मियों में से
जिसमें 2 की हालत तशवीशनाक है। और खेल की खबरों में दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान खेले गए T20 वर्ल्ड कप के मैच में पाकिस्तान ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने ये मैच 13 गेंदें बाकी रहकर जीत लिया। पाकिस्तानी बॉलर शाहीन आफरीदी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भारत का अगला मैच 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड से होगा। हर हाल में जीत चाहिए के ज़बरदस्त दबाव वाले माहौल के दरमियान दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। उम्मीद और पिछले फॉर्म को बरकरार रखते हुए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन आफरीदी ने अपने पहले ही ओवर में ज़बरदस्त स्ट्राइक की और रोहित शर्मा को 0 पर वापस भेज दिया। शाहीन की तेज़ी का अगला शिकार केएल राहुल बने, जो बोल्ड हो गए। टीम इंडिया का स्कोर कार्ड 2 विकेट पर 6 रन था। विराट कोहली और सूर्या कुमार यादव ने पावर प्ले में रन बनाने की अच्छी कोशिश की और तेजी से स्कोर को 31 रन तक पहुंचा दिया, लेकिन सूर्या कुमार हसन अली की इस गेंद पर 11 रन पर कॉट बिहाइंड हो गए। जिम्मेदारी का वजन कोहली पर बढ़ा, जिससे दूसरी तरफ से बांटने का काम ऋषभ पंत ने किया। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 53 रन की अहम शराकतदारी की और टीम के स्कोर को 84 तक पहुंचा दिया, लेकिन 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे पंत शादाब की इस गेंद पर कॉट एंड बोल्ड हो गए। बहरहाल कोहली पाकिस्तान को परेशान करते रहे। कोहली ने 45 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी लगाई। रविंद्र जडेजा 13 पर हसन अली का शिकार बने। 57 के स्कोर पर विराट की इनिंग्स पर ब्रेक लगाया शाहीन आफरीदी ने। आखिरी ओवर में कोई बहुत ज्यादा रन देखने को नहीं मिला और इस तरह टीम इंडिया ने 7 विकेट पर 151 रन का स्कोर किया। एक 152 रन के निशाने का पीछा करते हुए पाकिस्तान ने जबरदस्त अंदाज में शुरुआत की और पहले ही ओवर में 10 रन बना दिए। खासतौर पर मोहम्मद शमी महंगे साबित हुए। पाकिस्तान ने 5 ओवर में 35 रन बना डाले। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम दोनों टिके रहे और 10 ओवर में 71 रन का स्कोर कर दिया। रिजवान ने 41 गेंद पर निस्फ सेंचुरी बनाई। रिजवान और बाबर आजम ने जिस तरह बल्लेबाजी की, उससे 152 रन का स्कोर बहुत कम नजर आया और पाकिस्तान ने 10 विकेट से मुकाबले को अपने नाम कर लिया। T20 आलमी कप में ये पहली बार रहा जब पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज़, उर्दू खबरें। और आज़ादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में मरकजी मुसल्ह पुलिस दस्तों की तरफ से साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। मुल्क के कोने कोने से साइकिल रैलियां अब चंद दिनों में केवड़िया पहुंचने वाली हैं। इस सिलसिले में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के ब्लैक कैट कमांडो सुदर्शन भारत परिक्रमा की कार रैली पहुंची। और नाज़रीन, पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात करते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा के सफ़े अव्वल की सुर्खी है, मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली NCR में मूसलाधार बारिश और यूपी के मुरादाबाद समेत कई इलाकों में तेज़ आंधी और बारिश का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है और वहां अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और आपको यहां ये भी बताते चलें कि मौसम की अचानक तब्दीली से दर्जा हरारत में भी कमी देखी गई है। और नाज़रीन, अगली खबर पर नज़र डाल लेते हैं। ये खबर भी हमने रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा से ली है। ये है कि मौसमियाती तब्दीली के असरात से दुनिया की 85% आबादी मुतासिर हुई है। जी हाँ, एक सर्वे के मुताबिक 1951 से लेकर 2018 का ये सर्वे किया गया है और इसमें बताया गया है कि जो मौसमी तब्दीलियाँ हुई हैं उसके असरात आबादी पर काफ़ी हद तक पड़े हैं।
और यहीं पर एक और बहुत अच्छी खबर है कि धूप सेकने और हवाखोरी के जो फ़ायदे हैं वो यहाँ बताए गए हैं। और देखा जाए तो इसमें ये भी बताया गया है कि कोरोना के दौरान बहुत से लोग सिर्फ घरों में कैद होकर रह गए, जिसकी वजह से वो धूप भी नहीं ले सके और इस वजह से काफ़ी हद तक उन्हें बीमारियों ने घेर लिया है। जैसे ख़ास तौर पर इसमें हड्डियों के दर्द के बारे में बताया गया है और कहा गया है कि अगर हम अब आने वाली जो धूप है, जो ख़ास तौर से सर्दियों की धूप है, गुनगुनी धूप है, उसे अगर हम सेकते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेहत की जानिब गामजन रह सकते हैं। तो ये धूप सेकने और हवाखोरी के यहाँ फ़ायदे बताए गए हैं। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस के सफ़े अव्वल की सुर्खी है कि फ़ौज के आला कमांडरों से खिताब करेंगे आज राजनाथ। जी हाँ, वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह आज से शुरू होने वाले फ़ौज के आला कमांडरों की कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। और अब नज़र डाल लेते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि मोदी हुकूमत तमाम तबकात को इज़्ज़त के साथ बाइख्तियार बनाने के रास्ते पर चल रही है। और मरकज़ी वज़ीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का ये बयान है कि मोदी हुकूमत तमाम तबकात को इज़्ज़त देती है, उन्हें समझती है और इसी वजह से बाइख्तियार बनाने की भी हर एक तबके को कोशिश की जा रही है। और नाज़रीन, आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। इनकलाब की ये सुर्खी है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की ये खबर है कि खुसूसी कट ऑफ लिस्ट आज जारी होगी। खुसूसी लिस्ट के तहत उन तलबा को दाखिला दिया जाएगा जो गुज़िश्ता 3 लिस्टों में दाखिला नहीं ले पा रहे थे। तो ये एक अच्छी खबर है, ख़ास तौर से उन तलबा के लिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। और नाज़रीन, इसी अखबार की एक और सुर्खी है कि अलीगढ़ में डेंगू का कहर, अमवात का सिलसिला वहाँ जारी है। डेंगू से रोज़ाना कहीं ना कहीं मौतें हो रही हैं। महकमा सेहत का डेंगू से मरने से उन्होंने इनकार किया है। बुखार और दीगर बीमारियों की वजह से उन्होंने बताया कि ये मौत हो रही है, लेकिन इसके बावजूद सभी को जो डेंगू का कहर है, ख़ास तौर से इस मौसम में होता है, इससे बचने के लिए इक़दाम करने की सख्त ज़रूरत है। तो नाज़रीन, ये था अखबारात का जायज़ा। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की जानिब और नज़र डालते हैं मौसम के मिजाज पर। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब।